हैं और अब आपके पोर्टफोलियो में होली के रंग भरते हैं, जिसमें हरा रंग सबसे ज़्यादा भरने की हमारी कोशिश होगी। और इसके लिए हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, जिन्हें अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं तो यकीनन फॉलो ही करते होंगे। मेरे साथ हैं इन्फ्लुएंसर प्रसाद लिंडवे और साथ ही taxationhelp.in की फाउंडर और इन्फ्लुएंसर नेहा नागर। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। आप दोनों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और आज आप दोनों हमारे शो पर इस मकसद से आए हैं कि दर्शकों के पोर्टफोलियो में होली के सारे रंग भर दें, यानी सतरंगी पोर्टफोलियो उन्हें बनाकर हम दें, और यही हमारी कोशिश होगी। तो चलिए नेहा, आपके साथ मैं शुरू करती हूँ। हमें ये जुगलबंदी करनी है, और इस जुगलबंदी में जुगलबंदी मतलब आपके और प्रसाद के बीच में होगी ये जुगलबंदी, जहाँ पर आप दोनों एक से एक इन्वेस्टमेंट टिप्स और तरीके दर्शकों को बताएंगे। शुरुआत आपसे करती हूँ नेहा, बताएं होली के मौके पर ऐसी कौन सी निवेश की सीख है या निवेश का टिप है जो आप देना चाहती हैं? होली टू कविता एंड एवरीवन वाचिंग अस। तो सबसे पहली सीख तो यही है, जैसे होली में के टाइम पर हम बहुत सारे कलर्स से खेलते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में बहुत सारे असेट क्लास होने चाहिए। हमारे पास इंटरनेशनल इक्विटी भी होनी चाहिए, हमारे पास इंडियन इक्विटी भी होनी चाहिए, गोल्ड, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स यानी कि डेट भी होने चाहिए। तो जब हमारे पास सारे ही ये प्रोडक्ट्स होंगे तो ही हमारा प्रोडक्ट बहुत सुंदर दिखेगा और खिल के आएगा। इसके अलावा हमें थोड़ा सेफ रहना चाहिए, जैसे हम होली में सेफ रहते हैं। तो जो टिप्स है या फिर जो आप बाकी जगह से सोशल मीडिया से सुन रहे हैं स्टॉक्स के नाम, तो उनको सिर्फ सुनकर ही आप इन्वेस्ट ना करें, खुद की रिसर्च करके और सीख कर उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट चालू रखें। इस बात का तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके मेहनत की गाड़ी कमाई है, इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, खुद की रिसर्च करें और खुद की कंफर्ट जोन आपको पहले पता हो जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। प्रसाद, बताएं आपकी सलाह में पहले नंबर पर क्या है? मेरी सबसे पिछले एक साल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सबको सीखने मिली वो है कि सबको हर्ड मेंटेलिटी का दहन करना चाहिए। ये इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल काफी सारे आईपीओज आए, हमने बहुत सारे आईपीओज देखे, लगभग 45 के करीब आईपीओज आए, और उसमें से अगर आप हर आईपीओ में इन्वेस्ट करते तो आपको ओवरऑल हर आईपीओ लेट से मिल भी जाता तो आपको 2000% के करीब रिटर्न मिलते। बट इसी चीज को पकड़ते हुए लोगों ने क्या किया कि हर एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसमें से कुछ कंपनीज थी जैसे कि कार ट्रेड और पेटीएम। और पेटीएम में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि काफी डाउनफॉल हुआ है, 70% से स्टॉक डाउन है जब से वो लिस्ट हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि लोगों ने बिना किसी एनालिसिस से बस यही सोचकर इन्वेस्ट किया कि आईपीओ में तो पैसा बनता है और क्विकली 10-15 दिन में पैसा डबल भी हो जाएगा अगर हमें आईपीओ अलॉट होता है। तो यहाँ पे आईपीओ में शेयर्स अलॉट भी हुए, लेकिन रिटर्न्स जिस तरह से मिले वो एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने। सो आई थिंक इंपॉर्टेंट यही है कि आप सभी की मत सुनिए, हर्ड मेंटेलिटी को साइड में रखिए, उसका दहन कीजिए और फोकस कीजिए अपने खुद के एनालिसिस पर और खुद की सुनिए। ऑलराइट नेहा, आप ये बताएं हमें, आपने तो कह दिया कि सतरंगी बनाएं, अपने पोर्टफोलियो को कलरफुल बनाएं, एसेट एलोकेशन का आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं पोर्टफोलियो पर। लेकिन इस पोर्टफोलियो में भी एसेट एलोकेशन के बावजूद भी हरे रंग का तड़का कैसा लगेगा? जब हमारे पास अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट्स होंगे और हम उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। तो ज्यादा रिटर्न मिलेंगे तभी तो पोर्टफोलियो हमारा ग्रीन होगा। तो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को देखते हुए हमें प्रोडक्ट चूज करने हैं। जैसे अगर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मैं अभी यंग हूँ, मेरे डिपेंडेंट नहीं है और मेरी फैमिली में सभी अर्न कर रहे हैं, मैं हेल्दी भी हूँ, तो यहाँ पर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई है। तो यहाँ पर मैं जो अपने पोर्टफोलियो का है वो 60% रिस्क की असेट्स में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, जैसे कि इक्विटी में या क्रिप्टो, एनएफटी या जो बाकी प्रोडक्ट्स है थोड़े से रिस्की लाइक म्यूचुअल फंड ऑल्सो। बट बाकी का 40% मैं बाकी के डेट हो गया, गोल्ड है या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूंगी। तो अगर मैं यंग हूं तो मेरा ये पोर्टफोलियो, लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले सकती हूं, तो मेरा 60% अमाउंट जो जाएगा वो जाएगा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, बॉन्ड्स में, डेट में, एफडी वगैरह में। तो उस जब मैं ये माइंडसेट से इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे पता है कि मुझे कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, गोल्स के अकॉर्डिंग मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहूंगी। और इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर हमारी लाइफ में कोई भी चीज हो, उसका बेनिफिट तभी मिलता है जब हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले पाएंगे, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट तब मिलता है जब हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। तो ग्रीन रखना है पोर्टफोलियो तो उसको ढंग से डाइवर्सिफाई करो अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो ताकि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके।
तो प्रसाद, ऐसे में आपके पूरे पोर्टफोलियो का विलन क्या होगा? श्योर, आई थिंक आपको अभी पिछले कुछ टाइम में जैसे कि हम देखते हैं कि कोविड आने के बाद कई सारे सेक्टरल चेंजेस हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी सेक्टर की, तो यहाँ पर कई सारी कोविड आने के बाद कई सारे आईटी कंपनीज को लगा कि अब तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए कई सारी बातें भी आ गई कि ले ऑफ हो सकता है। लेकिन जो हुआ वो काफी अलग था। कोविड ने मजबूर किया लगभग हर कंपनी को ऑनलाइन जाने में, और इंडिया की जो आउटसोर्सिंग कंपनीज है उनके पास पूरी दुनिया का 55% मार्केट शेयर है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट्स इतने तेजी से आ रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि टेक में काफी एक बूम चलता आ रहा है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये चलता रहेगा। तो इस तरह के सेक्टर्स को आपको टारगेट करना चाहिए, जो पूरा सेक्टर जहां पर ग्रो हो सकता है। एक और सेक्टर मेरे हिसाब से जिसमें काफी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो है बैंकिंग, और इसमें एक नया कंसेप्ट आया है जिसका नाम है न्यू बैंकिंग। न्यू बैंक मतलब ऐसा बैंक जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है, और वो किसी बैंक के साथ टाई अप करके ऑनलाइन अकाउंट खोलते हैं। जुपिटर, नियो, ये कुछ न्यू बैंक हैं, और उनके टाई अप है कुछ बैंक से, जैसे कि फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आरबीएल बैंक। और ऐसे में बैंक्स को फ्री में अकाउंट यहाँ पर मिलते हैं, जिससे उनको मदद मिलती है उनका कासा रेशो बढ़ाने में। और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि इसी का फायदा बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भी दिखाई देता है। सो आई थिंक वन कैन टारगेट सिमिलर काइंड ऑफ सेक्टर जो काफी फ्लोरिश हो सकते हैं फ्यूचर में। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर अभी तो हमने बस कुछ ही टिप्स लिए हैं हमारे इन्फ्लुएंसर्स से, लेकिन रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इनसे और बारीकी में समझेंगे कि होली के मौके पर निवेश में कैसे आपको रंग बिरंगी बदलाव करने चाहिए, और ऐसे बदलाव जो आगे चलकर आपको एक कामयाब निवेशक बनाए। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। चलिए, होली के मौके पर खुशियों और मुनाफे के रंग आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कैसे बिखरेंगे, इसका नुस्खा हम आपको बता रहे हैं। नेहा नागर और प्रसाद हमारे साथ बने हुए हैं, और दोनों ही आपको बारी बारी कर बता रहे हैं कि वो कौन कौन से बदलाव है और कौन कौन से निवेश हैं जो आपको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और प्रसाद बताएं हमें कि अपने पोर्टफोलियो में अब नेहा ने जैसे समझाया कि एसेट एलोकेशन आपको रखना ही चाहिए, बुनियादी बात है ये, लेकिन साथ ही जोखिम कम करने के लिहाज से क्या बदलाव करने चाहिए? रहे हो तो एसआईपी वुड बी अ बेटर ऑप्शन, और अगर आप इक्विटी में जा रहे हो तो डाइवर्सिफिकेशन आपको होना चाहिए। हम कई बार ये स्टोरी सुनते हैं कि अगर आपने इन्फोसिस में आईपीओ के टाइम इन्वेस्ट किया होता 1993 में, तो आपके 10,000 रुपए आज हो जाते 12 करोड़ रुपए। विप्रो की भी कुछ इसी तरह की स्टोरीज है जो काफी पॉपुलर है। तो हम सुनते तो है, लेकिन अगर आप ऐसा एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक चुनने जाएंगे सीधा जो आपको सीधा मल्टीपैकर रिटर्न देगा, तो वो मुमकिन नहीं है। तो अगर आप 5, 6, 7, 8 स्टॉक्स ढूंढते हैं, और उनमें से 1-2 स्टॉक्स अगर इस तरह से परफॉर्म करते हैं, तो आपकी रिस्क तो एक डिवाइड हो जाएगी, और उनमें से आउट परफॉर्मर जो है वो आपकी रिस्क के लिए पे ऑफ करेंगे। यानी आपको अगर कुछ स्टॉक्स अच्छे नहीं भी परफॉर्म करते, तो जो अच्छे परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म करेंगे, आपको बेटर रिटर्न्स देंगे। तो और हम ये भी देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला है, वॉरेन बफेट है, हालांकि इनके पोर्टफोलियो में कई सारे स्टॉक्स है, बट जो अगर मिस्टर झुनझुनवाला का 50% पोर्टफोलियो अकेले टाइटन में है। मिस्टर बफेट को भी जो बेटर रिटर्न्स मिले बहुत, वो मिले हैं कोका कोला से, सीज कैंडी से, और अभी फिलहाल एप्पल से। तो आई थिंक एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो जहां पर आपकी रिस्क भी, जोखिम भी कम रहेगा, और आपको बेटर रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। नेहा, आप बताएं, आपके पोर्टफोलियो में जोखिम कम करने के लिहाज से आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इक्विटी में या गोल्ड की डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हम सेक्टर्स की बात करते हैं। तो जैसे कि प्रसाद ने बताया कि हमारे पास 12 से 15 स्टॉक्स होने चाहिए, और जिन सेक्टर्स पर हम ज्यादा बुलिश है तो उस सेक्टर से हमारे पास कम से कम 2 से 3 स्टॉक्स होने चाहिए। ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है, 2 से 3 होने चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हो तो उसका एक कॉम्पिटिटर भी पिक कर लो, क्योंकि उन दोनों में से कोई एक तो बेहतर परफॉर्म कर ही जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन का तभी बेनिफिट मिलेगा जब हम उसे सही तरीके से डाइवर्सिफाई करें, सिर्फ असेट क्लास में ही नहीं, इंडस्ट्रीज में भी। अभी इसके बाद बहुत सारी ऐसे न्यूज आती रहती है, जैसे गवर्नमेंट है अभी हमें ईवी पर बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज कर रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, इसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हमारे पास ऐसी न्यूज आ रही है, हम पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करते रहना चाहिए। तो सेक्टर्स भी चेंज करते रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम फिक्स होना चाहिए कि कब हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे।
ऑलराइट, अब मुझे ये बताएं प्रसाद, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी अच्छी खासी फॉलोइंग भी है, कौन सी चीज़ पर लोग ज़्यादा आपसे वीडियो मांगते हैं, सलाह मांगते हैं? लोगों का इंटरेस्ट अगर मुझे पता करना हो आपसे, तो किस तरह की स्ट्रैटेजी में या किस तरह की एसेट क्लास में ज़्यादा है? हमारे फॉलोअर्स की बात करें तो ज्यादातर इंक्वायरीज आती है स्टॉक रिलेटेड, और उनका यही कहना होता है कि आप हमें बताइए कि पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है। फंडामेंटल एनालिसिस की सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, और उसमें भी वैल्यूएशन के बारे में ज्यादातर लोग पूछते हैं कि कैसे कंपनी को वैल्यू किया जाए, जो कि हमें ये तो पता है कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बट इसका एनालिसिस कैसे किया जाए, कौन से रेशियोज देखने हैं जो सबके लिए बहुत जरूरी है, बैंकिंग इंडस्ट्री में कौन से रेशियोज देखने हैं, नॉर्मल इंडस्ट्री में कौन से रेशियोज देखने हैं। सो ओवरऑल कंपनी एनालिसिस पर ही सबसे ज्यादा मतलब पहले के जमाने में ऐसे होता था कि लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, एक टिप आती थी और उस टिप पर कई सारे लोग भरोसा करके स्टॉक्स खरीद लेते थे। लेकिन आई थिंक जमाना बदल रहा है, काफी चीजें बदल रही है, और लोग DIY जो कि अभी ट्रेंड में चल रहा है, डू इट योरसेल्फ, उस पर काफी फोकस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद कैसे बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढ पाऊं, मैं खुद कैसे बेस्ट स्टॉक ढूंढ पाऊं। तो इसी तरह की इंक्वायरीज आ रही है। कविता, नेहा, आप बताएं, आपके मुताबिक आपके फॉलोअर्स का इंटरेस्ट किस ओर है? आई थिंक काफी ज्यादा चेंज होता है, हर 6 महीने में ट्रेंड चेंज हो रहा है। कुछ टाइम पहले की बात करो 2021 में, तो आईपीओ को लेकर बहुत ज्यादा बज़ था। फिर इंडस्ट्रीज को लेकर कि ये न्यूज आई है तो इसका कौन से स्टॉक्स को बेनिफिट होगा, इस तरीके के सवाल बहुत ज्यादा आने लगे। फिर धीरे धीरे पर्सनल फाइनेंस पर, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आने लगे क्वेश्चंस, लोन्स के अकॉर्डिंग कि लोन्स कौन से लेने चाहिए कौन से नहीं। तो ये ट्रेंड ना चेंज होता रहता है, बट जैसे कि प्रसाद ने बताया कि स्टॉक्स ढूंढने का जो ट्रेंड है वो तो कंटिन्यूअस रहता ही है हमेशा। तो लोगों को स्टॉक्स के नाम जानने होते हैं, स्टॉक्स के बारे में जानना होता है कि ये अच्छा है कि नहीं, तो उसकी सबसे ज्यादा क्वेरीज मेरे पास आती है। जैसे कि अभी पेटीएम में क्या चल रहा है, तो मैम उसको हम खरीदे नहीं खरीदे। तो लोगों को पता है कि कैसे वैल्यू करना है, वो अपनी खुद की रिसर्च भी कर लेते हैं और उन्हें हम सिखा देते हैं वीडियोस के जरिए। लेकिन उनको कहीं ना कहीं हमारा ओपिनियन भी चाहिए होता है कि व्हाट शुड बी डन नाउ। वह इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है प्रसाद, आपने पॉइंट आउट किया है, इसमें इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? इसमें प्रोज और कॉन्स ये है कि आज की डेट में ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो पहली बार बुल रन ही देख रहे हैं। पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि मार्च 2020 में जो मार्केट गिरा था, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड की हो रहा है। बीच में फरवरी में थोड़ा गिरा था वॉर के कंसर्न्स के लिए, लेकिन मुझे भी यही कंसर्न रहता है कि इन लोगों ने कोई बड़ा बेयर रन नहीं देखा है, और जब कोई इनको यही लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाता है ऊपर ही जाता है, और इसलिए जो छोटा सा करेक्शन था फरवरी में, उसे भी काफी मतलब एक डर था मार्केट में, डर का माहौल था। बहुत सारे लोग मार्केट से उतरने लगे, बाहर जाने लगे कि सोच के कि अरे मेरा पोर्टफोलियो कैसे नेगेटिव में चला गया। तो इन्होंने ये कुछ चीजें देखी नहीं है। जो कुछ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स है जो कई सालों से मार्केट में, उन्हें पता है कि मार्केट में दोनों चीजें होती है, अप से तो डाउन से, डाउन से तो अप्स भी है। तो एक सबसे बड़ा कंसर्न मुझे ये लगता है। दूसरी, अगर प्रो की बात करूं तो एक अच्छी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। हर महीने हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज फर्म्स लाखों डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। सो आई थिंक एक तरह से मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और आगे चलकर बहुत ज्यादा कंपनीज है वो भी पैसा रेज कर पाएगी। पिछले साल हमने देखा कि पेटीएम ने सबसे बड़ा आईपीओ लाया, वो इसलिए ला पाए क्योंकि मार्केट में इतना पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वही चीज अगर वो 8-10 साल पहले करते तो थोड़ा मुश्किल जरूर होता। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए। जितना ज्यादा पैसा लिक्विडिटी बढ़ेगी, इकोनॉमी को भी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी, और पैसा अगर आप जेब में रखते हो उसकी बजाय आप मार्केट में डालते हो म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर स्टॉक्स के जरिए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को आप पुश करते हो और कंट्री के ग्रोथ में भी आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हो। नेहा, यहाँ पर आप बताएं, DIY इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट आपके मुताबिक क्या होगी? पहला तो पर्सनल फाइनेंस के अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट्स चूज करने हैं। उसके बाद अगर हम कोई स्टॉक पिक कर रहे हैं तो काफी सारे रेशियोज चेक करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना स्टॉक चूज करें एंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। तो पहले खुद को जानना इंपॉर्टेंट है, अपना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जानना इंपॉर्टेंट है, अपने गोल्स जानना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मुझे 5 साल बाद घर लेना है, मैं उसके लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो अगर मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज करूंगी तो मैं 5 साल तक होल्ड करूंगी, क्योंकि मुझे पता है 5 साल बाद मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो गोल अगर मेरा सेट है तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाऊंगी। तो जितना भी अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज कर रही हूँ वो अपने अकॉर्डिंग करूँ,
करो, पहला तो यही स्टेप है। एंड देन दूसरा, खुद की रिसर्च करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ठीक है हमारा ओपिनियन सुन रहे हो, हमारे यूट्यूब चैनल्स पर आ रहे हो, लेकिन खुद से रिसर्च करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए कई सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना होता है कंपनीज का, तो वो कंपेयर भी करना होता है इंडस्ट्री से भी, सेम कॉम्पिटिटर्स से भी, और उस कंपनी के पास से भी। तो तब जाके हम एक डिसीजन पे निकलते हैं कि हाँ ये अच्छा है कि नहीं। तो यही मेरी DIY टिप्स है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने समय निकाला और निवेश